गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर बेस्ट। माय नेम इज़ दीक्षित कालरा। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8568000826। ओके, आई एम रनिंग माय कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑन द नेम ऑफ कालरा इंस्टीट्यूट इन राजपुरा। ओके, अगर आपको फ्यूचर में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक पे, देन यू कैन व्हाट्सअप मी। माय व्हाट्सअप नंबर इज़ ऑल्सो सेम नंबर 8568000826। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मेरी सारी की सारी वीडियोस अपलोड होती हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल है दीक्षित कालरा के नेम से, आप दीक्षित कालरा पे सर्च कर दो या कालरा इंस्टीट्यूट पे आप सर्च कर सकते हो, तो आपको ये दो चैनल मिल जाएगा। उसमें मेरी सारी की सारी वीडियोस अपलोड हो रखी हैं। दीक्षित कालरा में DIXIT दीक्षित, KALRA कालरा, दीक्षित कालरा। अगर आपने कालरा इंस्टीट्यूट के नेम से सर्च करना है तो KALRA कालरा, INSTITUTE कालरा इंस्टीट्यूट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। मैं डेली की अपलोड करता हूँ। डेली जो न्यू वीडियोस होती है, मतलब जो भी मेरा टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पे आपको मैं वीडियोस शेयर करता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो मैं उसकी भी प्रॉपर वीडियो बना के आपको शेयर कर सकता हूँ। ओके, आज का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ HUF। HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है और इसकी असेसमेंट कैसे होती है? सबसे पहले मैं बताता हूँ असेसमेंट होता क्या है। किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम को असेस करना, कैलकुलेट करना, उसकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना इज अ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हम खुद करें तो सेल्फ असेसमेंट, अगर AO करे तो असेसमेंट बाय AO, असेसिंग ऑफिसर। ओके, अब सुनो HUF होता क्या है? मेनली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीकॉम में 3 मार्क्स का आ जाता है HUF पे। HUF क्या होता है? HUF स्टैंड फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या मतलब होता है? इसमें ना फैमिली के मेंबर्स इंक्लूड कर लेते हैं। एक बिजनेस चलता है जिसमें सारे के सारे फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। ओके, जो HUF में होता है एक कर्ता होता है, कर्ता KARTA कर्ता, ठीक है। कर्ता हेड ऑफ द फैमिली, ये हमेशा जेंट्स होगा, मतलब मेल मेंबर हमेशा कर्ता होगा, कभी भी फीमेल मेंबर कभी भी कर्ता नहीं हो सकती। क्लियर है? इसमें और क्या होता है, कर्ता और जो बाकी के जो अदर्स होते हैं उनको मेंबर्स बोला जाता है और उनको को पार्सिनर भी बोला जाता है। लेकिन को पार्सिनर कब बोला जाता है? जब उनका HUF जो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है, अगर उनका उसमें शेयर है तो वो को पार्सिनर माने जाएंगे, अदरवाइज उनको मेंबर्स बोला जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले क्या होता है HUF स्टैंड फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इसमें इसको प्रॉपर एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? इसमें पर्सन जो खुद है, उसकी वाइफ, स्पाउस हो गया कोई भी, ठीक है, और उसके जो बेटे हैं, सन हो गया, अनमैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं होती, अनमैरिड डॉटर उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। जो ये HUF होती है ये रिलेशनशिप से बनती है। अगर आपस में रिलेशन है तो ही बनेगी, ये कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बन सकती, कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बन सकती। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, हमने HUF की एग्जिस्टेंस क्लेम करनी है। हम कैसे मानेंगे कि ये HUF है? इसमें 2 कंडीशंस होती है। क्लियर है? सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी इन दी फैमिली में एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसपे बिजनेस हो रहा है। क्लियर है? एक कॉमन प्रॉपर्टी की सभी के नाम पे, मतलब इन द सेंस ये किसी एक पर्सन की ना होगी, सभी के बेनिफिट के लिए ये प्रॉपर्टी है, तो उस केस में एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी मैटर करती है। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी है तो उस केस में HUF बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ को पार्सनरी क्या होता है? को पार्सनरी आपको मैंने अभी बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी है अगर उसमें अदर मेंबर्स का शेयर है तो वो को पार्सनर माने जाएंगे। मतलब इसमें को पार्सनरी इंक्लूड है, मतलब किसी पर्सन की अगर डेथ होती है तो वो प्रॉपर्टी किसी और के नेम पे जाएगी। अगर हमारे कहीं नाम लिखा ही नहीं कि किसी के नाम पे जाएगी तो वहाँ पे को पार्सनरी नहीं है। को पार्सनर कौन होते हैं? एक तो को पार्सनरी होगी अगर हमारा शेयर है, तो को पार्सनर कहते हैं जिनका शेयर होता है वो होते हैं को पार्सनर। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, इसमें क्या है कि इसमें ना अलग अलग स्कूल्स होते हैं, अलग अलग स्कूल के अकॉर्डिंग अलग अलग लॉ बने होते हैं। क्लियर है? सबसे पहले इसमें 2 स्कूल्स हैं। पहले है मिताक्षरा स्कूल, सेकंड इज दयाभाग स्कूल एंड मिताक्षरा। पहले आपको बताता हूँ मैं दयाभाग में, सॉरी, पहले आपको मैं बता रहा हूँ मिताक्षरा में क्या होता है? जैसे ही किसी सन ने, किसी भी बेबी ने, मतलब मेल चाइल्ड होना चाहिए, मेल,
अगर वो कभी भी जैसे ही बोर्न होता है फैमिली में, तो साथ साथ उसमें उसका राइट आ जाता है प्रॉपर्टी में, जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें राइट आ जाता है। क्लियर है? फैमिली में प्रॉपर्टी में मतलब वो बोर्न होते ही को पार्टनर बन जाता है, उसका शेयर उसके बीच में आ जाता है। क्लियर है? जैसे ही अगर कर्ता की डेथ होती है, जो कर्ता है मेन हेड ऑफ द फैमिली, मेल मेंबर इज ऑलवेज अ कर्ता, अगर जैसे ही उसकी डेथ होती है तो जो एल्डेस्ट सन होगा, मतलब 2 भाई हैं 3 भाई हैं जितने भी हैं, उनमें से जो एल्डेस्ट है उसको कर्ता की पोजीशन मिल जाए। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा मिताक्षरा। नेक्स्ट आता है हमारा दया भाग। दया भाग में क्या होता है, जैसे ही बोर्न करेगा चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड बोर्न करेगा तो उसका शेयर नहीं आता। कब तक नहीं आता? जब तक कर्ता अलाइव है, मतलब जब तक कर्ता जिंदा है तब तक आपको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। शेयर कब आएगा? जब कर्ता की डेथ होगी, तो उसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, मतलब को पार्सनी उसमें नहीं आती। को पार्सनी कब आती है? जब तक पर्सन की डेथ नहीं होती, जो करता है, जो करता है मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जब तक उसकी डेथ नहीं होगी, मतलब फादर की डेथ नहीं होगी, तब तक बच्चों के पास शेयर नहीं आएगा। लेकिन मिताक्षरा में जैसे ही बोर्न होता है साथ साथ उनके हाथ में शेयर चला जाता है सन के। क्लियर है? नेक्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस। हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे, ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर कोई भी HUF, अगर उसको हम रेजिडेंट कब बोलेंगे? अगर उसका थोड़ा सा भी मान लो कि 10% भी कंट्रोल, मतलब जितना मर्जी हो, थोड़ा सा भी कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया से हो रही है तो वो रेजिडेंट है। अगर उसका सारा का सारा बाहर से है तो नॉन रेजिडेंट है, अदरवाइज वो रेजिडेंट है। क्लियर है? आगे हमने रेजिडेंट तो निकाल लिया कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट निकालने के बाद हमें पता होना चाहिए ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। क्लियर है? इसमें सेम कंडीशन होती है जो हम इंडिविजुअल की देखते थे। ठीक है? एज पर रूल 6, एज पर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग हम देखते थे कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। सेम HUF की भी ये कंडीशन है। इसमें कर्ता को देखना होता है कि कर्ता ये जो कंडीशन था फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें क्या है, अगर कोई भी पर्सन पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन के लिए इंडिया में होना चाहिए कर्ता। ठीक है? कर्ता इंडिया में होना चाहिए। एंड और इसके साथ साथ और क्या है, वो कम से कम पिछले 10 सालों में प्रीसीडिंग ईयर को छोड़ के, प्रीसीडिंग है मतलब प्रीसीडिंग जो हमारा प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीसीडिंग दी प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पहले, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उससे पहले जो 10 साल है उसमें 2 साल के लिए रेजिडेंट होना चाहिए। और पिछले 7 साल मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीसीडिंग दी प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो उसमें कम से कम 730 दिन के लिए इंडिया में होना चाहिए। कम से कम 730 दिन या उससे ज़्यादा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल करता तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ HUF इनकम। HUF की इनकम कैसे होती है? अगर अब इंडिविजुअल की करते थे तो उसमें सैलरी आती थी, लेकिन HUF में हमारी सैलरी का कोई पार्ट नहीं है। किस किस से इनकम आ सकती है? इसको इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है, बिजनेस प्रोफेशन से आ सकती है, कैपिटल गेन से आ सकती है, या अदर सोर्सेज से इनकम आ सकते हैं। इन सारी इनकम से वो क्लब करके हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? इसमें क्या फिर अगर अदर पर्सन की भी इनकम आती है वो कैसे क्लब होती है? अगर हमने कोई एसेट ट्रांसफर किया हमने कोई इनकम ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो HUF की इनकम में ऐड होगी। अगर उसने सिर्फ एसेट ट्रांसफर की इनकम ट्रांसफर किया लेकिन एसेट ट्रांसफर नहीं की, तो सारी उस एसेट से जो इनकम होगी सारी HUF में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट रेवोकेबल, अगर रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट है, मतलब वो ट्रांसफर जो है उसको वापस लिया जा सकता है, तो उस केस में भी HUF की इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो ये सारी की सारी जो इनकम है ये भी उसके अकॉर्डिंग HUF में काउंट हो जाएगी, मतलब इंडिविजुअल में ऐड हो जाएगी, HUF में ऐड नहीं होगी। ठीक है? अब इसमें क्या नेक्स्ट आता है सेट ऑफ लॉसेस और जो हमारे लॉसेस पड़े हैं जो पिछले साल के या इस साल के, उनको हमने सेट ऑफ करना है। कौन कौन से? वो हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे देख रखे हैं। ठीक है? उसमें जो लॉसेस आएंगे उनको हमने सेट ऑफ करना और नेट इनकम निकाल देनी है। उसके बाद हम डिडक्शंस करते हैं। डिडक्शंस HUF को कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती हैं? कुछ पेमेंट बेस पे होती हैं, कुछ इनकम बेस पे। पेमेंट बेस पे होती है उसको जो HUF को मिलती है 80C की, 80D की, 80DD, 80DDB, 80G, 80GGA, 80GGC।
और इनकम बेस पे 80 IA टू 80 IE तक, 80 JJA, 80 TTA, ये वाली डिडक्शंस मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट है असेसमेंट। असेसमेंट कैसे होती है इसकी? इनकम को कैसे असेस करते हैं? इसके मेंबर्स को, जितनी भी HUF के जो मेंबर्स को इनकम मिलती है HUF से, उनके हाथ में एग्जाम्पटम मानी जाती है, इस पे HUF ने टैक्स पे किया हो या ना किया हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होता है, मान लो कि HUF ने कोई सैलरी पे किया अपने मेंबर को। अब मेंबर को अगर उसने कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो जितने भी उसने एक्सपेंसेस मतलब सैलरी पे किया या कोई भी खर्चे किए तो वो सारे के सारे HUF अपने एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं और प्रॉफिट को कम कर सकती है। क्लियर है। जैन और सिख फैमिलीज भी HUF क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। अगर वाइफ को कोई गिफ्ट दी है हमने HUF से, तो वो वाइफ की इनकम मानी जाएगी, HUF की इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है। जो 222E में जो डिविडेंड होता है वो उसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होता। क्यों? ये HUF है, इंडिविजुअल नहीं। वो इंडिविजुअल को मिलता था डिविडेंड तो ही टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल की बात होती है, लेकिन ये HUF की बात हो रही है तो इसमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पार्टीशन ऑफ HUF। पार्टीशन ऑफ HUF में क्या होता है? पार्टीशन ऑफ HUF में एक टोटल पार्टीशन होता है, एक पार्शियल पार्टीशन होता है। टोटल पार्टीशन क्या होता है? टोटल पार्टीशन होता है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स स्किप कर जाते हैं, मतलब पार्टीशन छोड़ जाते हैं, पार्टीशन के लिए एग्री होते हैं। ठीक है, वो हो गया टोटल पार्टीशन। नेक्स्ट होता है पार्शियल पार्टीशन। पार्शियल पार्टीशन क्या होता है? पार्शियल पार्टीशन होता है जिसमें कुछ मेंबर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम पार्टीशन चाहते हैं और कुछ मेंबर्स नहीं चाहते, लेकिन ये इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर करना है तो पूरा करो, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब टोटल पार्टीशन इज एक्सेप्टेबल इन इंडिया बट पार्शियल पार्टीशन इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया। ओके, टोटल पार्टीशन एक्सेप्टेबल है, पार्शियल पार्टीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आता है AMT प्रोविजंस। AMT प्रोविजंस कैसे एप्लीकेबल होती हैं HUF पे? सेम एज इट इज़ वैसे की वैसे है जैसे इंडिविजुअल पे होती हैं कि अगर उन्होंने HUF ने 10AA की डिडक्शन क्लेम कर रखी है, 80 IA टू 80 IA वाली डिडक्शन क्लेम कर रखी है, या उसने 35 AD की डिडक्शन क्लेम कर रखी है। इन तीनों में से कोई भी डिडक्शन क्लेम कर रखी है, तीनों में से कोई भी एक, एंड तीनों में से एक डिडक्शन क्लेम करनी है और उसके साथ साथ एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर HUF की एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा है तो, एडजस्टेड टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा है तो, मतलब एक तो डिडक्शन क्लेम होनी चाहिए तीनों में से एक, ठीक है, एंड उसकी 20 लाख से इनकम एक्सीड होनी चाहिए तो ही उसके ऊपर AMT की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। अब AMT होता क्या है? AMT स्टैंड फॉर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मैंने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में भी बताया था AMT, इसमें भी बता देता हूँ प्रॉपर। AMT स्टैंड फॉर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये हमारा कंपनी को छोड़ के सभी पे लगता है। कंपनी को छोड़ के पर्सन की डेफिनेशन में जो कुछ आता है सभी पे लगता है, सिर्फ कंपनी को छोड़ दो, कंपनी पे मैट लगता है, मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, बाकियों पे AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। AMT है क्या? AMT है, इसका रेट है मिनिमम 18.5%। ये कब लगता है? जब आपका टोटल टैक्स एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो आपका टोटल टैक्स है, मतलब जो टोटल टैक्स जो उसकी एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलता है 18.5% से कम है। मतलब एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलता है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम। ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स अगर 18.5% से 18.50% से कम है तो आपका AMT का प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। मतलब AMT आपको मिनिमम 18.5% देना पड़ेगा प्लस सरचार्ज प्लस सेस। क्लियर? आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा, सेस भी देना पड़ेगा। 18.5% फ्लैट रेट है, उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, फिर सेस लगेगा। ठीक है, बेसिक रेट है, इसके ऊपर सरचार्ज सेस, सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड सेस तो 4% लगना ही लगना है। क्लियर है? इसमें क्या है? AMT 18.5% है। अगर आपका इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 18.5% से एवरेज रेट कम बनता है तो आपको मिनिमम 18.5% देना पड़ेगा। अगर आपका एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर आपका टैक्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स 18.5% से ज़्यादा बनता है तो आपको ज़्यादा वाला देना पड़ेगा। 18.5% नहीं, 18.5% से कम है तो 18.5%, 18.5% से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला। क्लियर है? ये हो गया हमारा AMT
प्रोविजंस, ठीक है। लेकिन इसमें AMT में बेनिफिट दिया जाता है, आप मान लो कि AMT आप ज़्यादा टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग तो आपका कम टैक्स बनता है, मान लो कि इनकम टैक्स की प्रोविजन 15 बन रहा है, अब 18.5% 3.5% जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको अगले 10 सालों तक मिल सकता है। आप किसी भी असेसमेंट ईयर में ले सकते हो जिस ईयर में आपका एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 मतलब उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपका टैक्स 18.5% से ज़्यादा बन रहा है, तो जितना ज़्यादा बनेगा वो आप उस ईयर में एडजस्ट कर लोगे जो आपका जो पिछला क्रेडिट पड़ा है AMT का, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का। ओके, क्लियर है। हमारा यहाँ असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, असेसमेंट ऑफ HUF का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 8568000826 पर, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर दो और आप सारी की सारी आपको डेली आपको वीडियोस मिलती जाएंगी जिसमें हर टॉपिक पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो वो टॉपिक, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के आपको भेज दूँ। ओके, थैंक यू।